वेलकम स्टूडेंट्स, इस नए वीडियो सेशन में आप सभी का स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम आपके हिस्ट्री के चैप्टर 2 दैट इज़ न्यू किंग्स एंड किंगडम्स को डिस्कस करने वाले हैं, जिसमें हम 7th सेंचुरी टू 12th सेंचुरी के बीच की बातें याद करेंगे या उनकी बातों को डिस्कस करेंगे। मैंने जब आपको पहला चैप्टर बताया था तब आपको मैंने ये पूरी तरह समझाया था कि प्रीवियस क्लास में हमने एंशियंट हिस्ट्री के बारे में पढ़ा, प्राचीन भारत के बारे में पढ़ा और 7th सेंचुरी के पहले की सारी चीज़ें डिस्कस की। इस साल यानी क्लास 7 में हम आपका जो पीरियड रहेगा डिस्कस करने का वो रहेगा 7th टू 12th सेंचुरी। तो इसको आगे डिस्कस करने से पहले मैं आपको प्रीवियस क्लास की कुछ चीज़ें रिवाइज करवाना चाहूँगा, तो हम जल्दी से उसको रिवाइज करते हैं। प्रीवियस क्लास में हमने कुछ मेजर डायनेस्टीज़ को पढ़ा, जिसमें कौन कौन सी डायनेस्टी हमने पढ़ी। मौर्य वंश हमने पढ़ा, मौर्य पढ़ा। मौर्य के बाद में हमने गुप्त पढ़ा, शुंग वंश पढ़ा था, पुष्यभूति शुंग। और हमने इसके अलावा क्या पढ़ा, कुषाण पढ़े, शक पढ़े और इन सबसे पहले हमने पढ़ा बौद्ध धर्म के बारे में पढ़ा। महात्मा बुद्ध के बचपन का नाम वगैरह ये सब चीज़ें उनसे जुड़ी हुई सारी कहानी हमने पढ़ी। जैन धर्म से रिलेटेड हमने कुछ चीज़ें देखी। तो ये सारी चीज़ें जो हमने डिस्कस की प्रीवियस क्लास में, वो सारे थे कहाँ से, किससे रिलेटेड थे, एंशिएंट एरा से, यानी 7th सेंचुरी से पहले की बातें। ये तो हो गया नॉर्थ इंडिया की बात। साउथ इंडिया की मेजर डायनेस्टी के बारे में हम बात करें तो हमने क्या क्या पढ़ा था। चालुक्य पढ़ा, पल्लव पढ़ा, इसके अलावा क्या पढ़ा हमने, चालुक्य पढ़ा, पल्लव पढ़ा। चालुक्य और पल्लव के दौरान ही हमने पढ़ा था पुलकेशियन के बारे में। पुलकेशियन द्वितीय, जिसने युद्ध किया था किसके साथ, हर्षवर्धन के साथ, नर्मदा नदी के किनारे पे। नर्मदा की नदी को उसने इधर आने नहीं दिया था। तो ये सारी चीज़ें हमने प्रीवियस क्लास में डिस्कस की है। यहाँ सिर्फ मैं आपको या ये चीज़ें बताने का मेरा इतना उद्देश्य है कि आप आगे की चीज़ों को उससे कोरिलेट कर सकें। एक चीज़ और, हमने जब मैप में अलग अलग जो वंश थे उनके राज्य क्षेत्राधिकार को जब दर्शाया था तो अलग अलग मैप पर अलग अलग रंग की सहायता से दर्शाया था। जैसे पिंक कलर में कौन सी डेंसिटी थी, ब्लू में कौन था, ग्रीन में कौन था, आपको याद आ रहा होगा। पूरे मैप पर हमने अलग अलग जो डेंसिटी थे उनके कलर के हिसाब से उनको डिवाइड करके हमने डिस्कस किया था। तो ये तो हुआ प्रीवियस क्लास की कुछ इम्पोर्टेंट डायनेस्टी। उसके दौरान हमने पढ़ा चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में, चंद्रगुप्त के बारे में, समुद्रगुप्त के बारे में, अशोक महान के बारे में, पुलकेशियन, हर्षवर्धन, ये सारी चीज़ें डिस्कस करने के बाद में अब हम इस साल जो हमें पढ़ना है उसको डिस्कस करेंगे। तो उसके लिए मैं आपको लिए चलता हूँ एक प्लेन पेज पर। जैसे हम ब्लैक बोर्ड पर डिस्कस करते हैं, वैसा ही कुछ हम क्रिएट करने की कोशिश करेंगे और आपको डिस्कस की सहायता से आपको कुछ समझाने की कोशिश की जाएगी। तो चलो चलते हैं फिलहाल एक सिंपल पेज पर। ये आ गए हम एक नए पेज पर। इस पेज की सहायता से हम डिस्कस करेंगे कि किस प्रकार से 7th सेंचुरी के दौरान, यानी 7th सेंचुरी के दौरान किस प्रकार से नई नई डेंसिटी हुई, या उस समय उनका रूप कैसा था, उनका प्रकार कैसा था, उनका टाइप कैसा था, किस तरह के राजा हुआ करते थे, किस तरह से वो अपने एडमिनिस्ट्रेशन को चलाते थे और किस तरह से नई नई डेंसिटी का ओरिजिन हुआ। ये सब चीज़ें हम इसमें डिस्कस करेंगे। तो हमारा टाइटल होगा द एमर्जेंस ऑफ न्यू डायनेस्टी। ये हो गया हमारा टाइटल। अब इसमें हम अलग अलग चीज़ें डिस्कस करेंगे। देखो, सबसे पहले हम इसमें डिस्कस करेंगे कि उस समय किस प्रकार के राजा हुआ करते थे।
तो बाय द 7th सेंचुरी यानी 7th सेंचुरी तक वहाँ कैसे कैसे राजा हुआ करते थे, बिग लैंडलॉर्ड्स। बिग लैंडलॉर्ड्स, हमने चंद्रगुप्त की कहानी भी पढ़ी, किस तरह से चंद्रगुप्त ने पूरे छोटे 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 राजाओं को मिलाकर एक किया। तो सेम उसी प्रकार से क्या, जब इन सब ने एक किया उसके बाद में ये धीरे धीरे बिखरने लगे, ये धीरे धीरे टूटने लगे। जैसे मानो पूरा एक राज्य था, पूरा एक कंट्री जो था एक राजा के क्षेत्राधिकार में था, कैसे कैसे वो धीरे धीरे टूटने लगे, कैसे कैसे अलग होने लगे, उस चीज़ के बारे में हम पढ़ेंगे। तो बिग लैंडलॉर्ड्स हुआ करते थे, बड़े बड़े चीफ हुआ करते थे, किसी वंश के चीफ कॉन्टिनेंट के अलग अलग पार्ट में। जैसे यहाँ एक चीफ हो गया, यहाँ एक चीफ हो गया, यहाँ एक चीफ हो गया, एक चीफ यहाँ हो गया। तो ये हुआ क्या करते थे, जैसे मानो इस चीफ को हम ये मान लीजिए पूरा एक रीजन है, ये इसका एक चीफ है, तो ये ऐसा तो है नहीं कि ये सेंटर में बैठा हुआ पूरे राज्य को देख लेगा। तो ये क्या करते थे, इसका डिसेंट्रलाइजेशन होता था, इसके छोटे छोटे सामंत हुआ करते थे, छोटे छोटे सामंत हुआ करते थे जो इसकी सत्ता को स्वीकार करते थे। वो ये मानते थे कि ये जो है ये हमारा राजा है। बदले में ये करते क्या थे, इसको गिफ्ट वगैरह देते थे, ये सारे गिफ्ट देंगे इसको दरबार में ले जाकर, ये भी गिफ्ट देंगे, सब गिफ्ट देंगे। और इसके अलावा जैसे मानो एक रीजन ये हो गया, एक रीजन ये हो गया, यदि कभी इसका इससे कन्फ्लिक्ट होगा या इसका इससे वॉर होगा, तो ये सारे जो सामंत हैं ये इसको क्या प्रोवाइड करेंगे, मिलिट्री। क्या प्रोवाइड करेंगे, मिलिट्री, यानी सेना की सहायता देंगे। इसके अलावा और क्या देंगे, गिफ्ट। गिफ्ट में क्या होगा, विभिन्न प्रकार के रिसोर्सेज होंगे, पैसा होगा, धन होगा। तो इस धन का ये राजा जो है ये कैसे यूज करेगा, इसके साथ यदि युद्ध करना है तो मिलिट्री को इक्विपमेंट देना पड़ेगा ना, उसको कई तरह की सामग्री देना पड़ेगा, तो वो सब चीज़ें ये यूज करता था। इसके अलावा जो ये राजा इनको धन देते थे उसका क्या क्या यूज करते थे, ये फोर्ट बनाते थे, अपने क्या बना लेते थे, महल बनाते थे, टेम्पल, अपना टेम्पल बनाते थे। ये सब क्यों बनाते थे, क्योंकि फोर्ट और टेम्पल्स किसी भी राजा की ग्लोरी का क्या होते थे, प्रतीक होते थे, साइन होते थे। यानी जो जितना समृद्ध राजा रहेगा वो उतना ही बड़ा महल बनाएगा, उतने ही बड़े टेम्पल बनाएगी, क्योंकि लोगों की आस्थाएं होती थी मंदिर में। तो मंदिर यदि आप बनाओगे इसका मतलब ये हुआ कि वो राजा उतना ही प्रभावशाली हुआ। तो आपको समझ में आ गया किस तरह से सामंत हुआ करते थे, राजा हुआ करते थे, बड़े बड़े जो चीफ हुआ करते थे उनके अंडर में कितने सामंत होते थे, सामंत उनको बेसिकली देते क्या थे। तो ये हुआ। अब आगे इसमें डिस्कस करते हैं हमने एक प्रारूप डिस्कस किया कि किस तरह से एक रीजन होता था, उसमें विभिन्न प्रकार के सामंत हुआ करते थे। धीरे धीरे हुआ क्या, 7th सेंचुरी के बाद में ये जो सामंत हुआ करते थे इनके पास धीरे धीरे वेल्थ आने लगी, यानी ये ज़्यादा पावरफुल होने लगे। मानो ये पावरफुल होने लगा, यहाँ राजा है इनका सेंटर में, ये पावरफुल होकर अपने आप को इससे अलग डिक्लेयर कर देगा कि मैं अलग से एक राजा हूँ, यानी ये टूट कर एक अलग राजा बन जाएगा, इसका जो क्षेत्र है वो। और उस समय इस प्रकार के जो सामंत थे जब वो अलग होते थे तो वो अपने आप को विभिन्न नामों से अपने विभिन्न प्रकार के नाम डिक्लेयर करते थे। जैसे ये पहले तो सामंत था, फिर सामंत से ये बोलेगा कि मैं महासामंत हो गया। क्या हो गया, महासामंत, यानी सामंतों का सामंत। ये भी तो सामंतों का सामंत ही था, तो ये भी एक नया सामंतों का सामंत हो गया। फिर बीच में इन दोनों में कन्फ्लिक्ट होगा, कुछ सामंत इसके साथ जाएंगे, कुछ इसके साथ जाएंगे, तो इस तरह से बढ़ते चले गए लोग। चलो हम वापस आते हैं टॉपिक पे। ये महासामंत अपने आप को कहते थे। इसके अलावा महामंडलेश्वर, मैं लिख देता हूँ यहाँ, एक मिनट। उसके अलावा क्या कहते थे, ये मंडलेश्वर। तो ये दो नाम हो गए सामंतों के, या तो महासामंत होंगे या महामंडलेश्वर होंगे। तो ये इनका अलग एक रीजन हो जाएगा। महामंडलेश्वर का मतलब हो गया एक सर्किल का राजा, एक पूरे सर्किल का राजा, किसी के अधीन नहीं, इंडिपेंडेंट एक राजा। इसी प्रकार का एक एग्जाम्पल आपको समझ में आ गया होगा किस तरह से अलग हो रहे हैं। इसी प्रकार का एक एग्जाम्पल दिया जाता है यहाँ। दक्कन जो है,
डेक्कन, मैं आपको मैप की सहायता से बताऊंगा। डेक्कन जो है उसमें एक सामंत हुआ करते थे, क्या? राष्ट्रकूट। राष्ट्रकूट, ये राष्ट्रकूट जो थे ये क्या हुआ करते थे? सामंत हुआ करते थे। किन के सामंत थे ये थे चालुक्यों के। हमने डिस्कस किया ना चालुक्य, कहाँ? कर्नाटक के आसपास जो चालुक्य थे। तो राष्ट्रकूटों ने क्या किया? चालुक्यों की अधीनता मानने से इनकार कर दिया और अपने आप को स्वतंत्र घोषित कर दिया। राष्ट्रकूटों का ऐसा सबसे पहला सामंत या राजा जो था वो कौन था? दंतीदुर्ग। कौन था? दंतीदुर्ग। दंतीदुर्ग, उसने अपने आप को सबसे पहले चालुक्यों से आज़ाद कर दिया और बोला कि मैं खुद एक महासामंत हूँ, महामंडलेश्वर हूँ। फिर उसके बाद में जो दंतीदुर्ग थे उनका क्षेत्राधिकार बहुत बड़ा और बहुत पनपे वो। तो इस तरह से क्या हुआ करता था, ये प्रोसेस चला करती थी। जब राष्ट्रकूट अलग हुए तो उन्होंने एक रिचुअल, एक प्रथा एग्जीक्यूट की। एक रिचुअल, एक प्रथा एग्जीक्यूट की जिसको बोला जाता है हिरण्य गर्भ। इंपॉर्टेंट है, याद रखना। हिरण्य गर्भ, GARBHA। इसको हम लिटरली देखेंगे तो हिरण्य गर्भ को बोलते हैं गोल्डन वोम्ब। इसको दूसरे नाम से बोलते हैं गोल्डन वोम्ब। गोल्डन वोम्ब। तो उन्होंने जब चालुक्यों से वो अलग हुए राष्ट्रकूट, तो सबसे पहले उन्होंने एक एग्जीक्यूट किया, एक प्रोसेस, एक प्रथा, एक रिचुअल, और उसको बोला गया हिरण्य गर्भ, गोल्डन वोब। अब ये प्रथा जो थी ये कैसे हुई? ये किन की सहायता से इन्होंने एग्जीक्यूट की? ब्राह्मणों की मदद से। किन की मदद से? ब्राह्मणाज का उस समय बहुत बड़ा रोल हुआ करता था। ब्राह्मणाज की मदद से इन्होंने ये सारी रिचुअल्स क्या की? एग्जीक्यूट की। ये रिचुअल्स एग्जीक्यूट करने की ज़रूरत क्यों पड़ी? क्योंकि राष्ट्रकूट बेसिकली उस समय क्षत्रिय नहीं थे। वो कौन से वंश थे? नहीं आते थे क्षत्रिय। आपको मैंने ये सारे बताए ना, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, ये सारे मैंने आपको बता रखे। तो ये क्षत्रिय नहीं हुआ करते थे, तो इन्होंने ब्राह्मणों का हिस्सा लिया, ब्राह्मणों की सहायता ली। ब्राह्मणों को इन्होंने खूब दान दिया, खूब जमीन वगैरह दी। बदले में इन्होंने वो जो रिचुअल्स थी हिरण्यगर्भ वो एग्जीक्यूट करवाई। इससे हुआ क्या कि राष्ट्रकूटों को किसके तरह माना जाने लगा? क्षत्रिय। समझ में आ गया आपको? ब्राह्मणों ने इस प्रथा से ये डिक्लेयर किया कि राष्ट्रकूटों का रीबर्थ हुआ है। क्या हुआ है? रीबर्थ, यानी इनके जो पूर्वज थे वो क्या थे? क्षत्रिय, और दोबारा रीबर्थ हुए हैं, और इसलिए इनको भी क्या माना जाए? क्षत्रिय। इसलिए उन्होंने उनकी सहायता ली। इसके अलावा राष्ट्रकूटों के अलावा हम दो एग्जाम्पल और डिस्कस करेंगे। एक है आपका गुर्जर प्रतिहार, एक है आपका गुर्जर प्रतिहार। गुर्जर प्रतिहार वंश का एक राजा था नागभट्ट, बहुत प्रसिद्ध राजा था ना। दूसरा हुआ साउथ इंडिया में, आपका साउथ इंडिया में हुआ था कदम्बा। कदम्बा मयूराशर्मन। कदम्बा मयूराशर्मन। मयूराशर्मन। देखो, राष्ट्रकूटों की घटना हमने डिस्कस की। अब हम करेंगे ये जो दो वंश हुए, गुर्जर प्रतिहार और कदम्बा मयूराशर्मन, ये बेसिकली हुआ करते थे ब्राह्मण। ये कौन से वंश से आते थे? ब्राह्मण। ये कौन थे? ब्राह्मण। तो उस समय हुआ क्या करता था कि यदि कोई सामंत या कोई राजा अपनी पब्लिक पर ज़्यादा अत्याचार करे तो विभिन्न कम्युनिटी से, चाहे वो कोई भी कम्युनिटी हो, उसके लोग जो हैं वो क्या करेंगे? अपना जो पेशा होता है, जैसे ब्राह्मणों का काम होता है पूजा पाठ करना, शिक्षा देना लोगों को, इसको छोड़कर मिलिट्री बनाना, हथियार उठाना और उस राजा के खिलाफ क्या करना? आंदोलन करना, और फिर एक नए
साम्राज्य का एस्टेब्लिश करना, ये ऐसा काम करते थे। यानी जो उनका ट्रेडिशनल प्रोफेशन था उसको छोड़ देते थे और आर्म्स उठा लेते थे। उनका एग्जाम्पल है गुर्जर प्रतिहार, कदम्बा, मयूराश्रम, ये साउथ इंडिया में थे। गुर्जर प्रतिहार हम अभी मैप में देखेंगे कि कहाँ कहाँ इनकी लोकेशन थी। राष्ट्रकूट हम डिस्कस कर चुके क्योंकि वो भी क्षत्रिय नहीं थे। अपने आप को क्षत्रिय डिक्लेयर करने के लिए उन्होंने किस तरह ब्राह्मणों का सहारा लिया और एक रिचुअल दैट इज हिरण्यगर्भ उसको एग्जीक्यूट किया। उसका जो लिटरली मीन था वो गोल्डन वोम। ये सब चीज़ें आपको इसमें याद रखनी है। तो अब हम इस टॉपिक को समझने के बाद में मैप पर शिफ्ट करेंगे और मैप पर प्रीवियस डेंसिटी और 7th to 12th सेंचुरी के बीच की डेंसिटी को देखेंगे और समझेंगे। उस टॉपिक को डिस्कस करने के बाद में हमने शिफ्ट किया है मैप पर। इस मैप में हम पहले तो देखेंगे इंडियन सबकॉन्टिनेंट का रीजन, जो कि आपको बिल्कुल मैप पर सामने नज़र आ रहा है। ये पूरा इंडियन सबकॉन्टिनेंट में कौन कौन से देश हुआ करते थे? इंडिया, नेपाल, भूटान, आपका बांग्लादेश, पाकिस्तान, अफ़गानिस्तान का कुछ रीजन और आपका म्यांमार का कुछ रीजन, तिब्बत प्लेटू का कुछ रीजन, ये सब किस में आता था? इंडियन सबकॉन्टिनेंट में। तो इंडियन सबकॉन्टिनेंट को समझने के बाद में हम इसमें जो मेजर डेंसिटी थी उनके बारे में पता करते हैं। तो इसके लिए मैं थोड़ा सा जूम करता हूँ इसको। हाँ, अब आपको अच्छे से विजिबल होगा। चलो हम डिस्कस करते हैं। हम शुरू करते हैं कहाँ से? आपके नॉर्थ वेस्ट से। कहाँ से डिस्कस करेंगे? नॉर्थ वेस्ट से। नॉर्थ वेस्ट में आपको नज़र आ रहा होगा चहमान। चहमान को हम बोलते हैं चौहान, चौहान वंश। पृथ्वीराज चौहान के बारे में पढ़ा होगा, नहीं पढ़ा होगा तो आगे हम डिस्कस कभी कर लेंगे। चौहान के बाद में तोमर, ये देखो तोमर, ये इन दोनों का रीजन हुआ करता था दिल्ली। दिल्ली इनकी राजधानी हुआ करती थी, चौहानों की और तोमरों की। दिल्ली को एस्टेब्लिश किया था तोमरों ने और दिल्ली को पहले अस्तिनापुर के नाम से जाना जाता था। जस्ट इसके नीचे देखो आप चंदेल, चंदेल आपको दिख रहा है। आप इसके साथ ये भी देखते चलो कि पहले ये अलग डिवाइड थे। आज की लोकेशन में भी हम देखें तो आज किस स्टेट में उनका राज्य आएगा, इसको आपको कोरिलेट करना है। तो जैसे चौहान को आप देखेंगे तो राजस्थान का नॉर्थ वेस्ट पास्ट आ गया, कुछ पंजाब आ गया और कुछ हरियाणा और दिल्ली का। तोमर भी सेम दिल्ली और यूपी के कुछ एरिया में हो गए। फिर देखो गुर्जर प्रतिहार। गुर्जर प्रतिहार के बारे में मैंने आपको बताया था ना। गुर्जर प्रतिहार का बेसिकली हुआ करते थे ब्राह्मण और इनका जो सबसे पहला राजा था वो था हरिश्चंद्र। हरिश्चंद्र ब्राह्मण हुआ करता था। उसने फिर किस तरह से आर्म उठाए और अलग से अपना राज्य इस्टेब्लिश किया। ये है आपके परमार, ये आपके चंदेल आपको डिस्कस कर लिया। देखो आप लोकेशन देखते चलिए कि किस लोकेशन, ये गुजरात में हो गए, ये आपके कुछ गुजरात और कुछ मध्य प्रदेश, ये पूरा मध्य प्रदेश में हो गए। उसके अब ये गढ़वाल हो गए, पाल हो गए। पाल, पाल कौन से रीजन में? पूरे आपके असम और पश्चिम बंगाल के कुछ एरिया में। फिर नीचे चलते हैं हम, ये देखो गंग, ये पूरा उत्कल और आपका उड़ीसा वाला जो एरिया है, यहाँ पहले ये गंग हो गए। यहाँ कलिंग हुआ करता था पहले, काकते। ये चालुक्य, चालुक्य 7th सेंचुरी के पहले हुआ करते थे। तो चालुक्यों की जो इनहेरिटेंस था इसको किसने आगे कैरी फॉरवर्ड किया? राष्ट्रकूटों ने। राष्ट्रकूटों का ये पूरा एरिया हुआ करता था, जो मैं सर्किल बना रहा हूँ इसमें पूरे राष्ट्रकूट हुआ करते थे। राष्ट्रकूटों का सबसे पहला राजा कौन था? दंतीदुर्ग, जिसने कौन सी रिचुअल्स की? हिरण्यगर्भ। क्यों? क्योंकि ये बेसिकली क्षत्रिय वंश से नहीं थे, लेकिन ब्राह्मणों को अपने विश्वास में लेकर फिर ये क्षत्रिय कौम में आए। चोल देखो, चोल आज का मद्रास या बोलो आप तमिलनाडु के एरिया में हो गए। पांड्य, यहीं आपको मिलेगा चेर, पांड्य, चेर, चोल। तो ये बेसिकली पूरे इंपॉर्टेंट आपके क्या हुए, जो मेजर वंश थे, मेजर जो साम्राज्य थे, उनके बारे में हमने डिस्कस किया। एक हमने देखा था इसमें कदम्बा मयूराश्रम, छोटा सा एक राजा हुआ करता था जो कर्नाटक के एरिया में हुआ था, यहाँ होयसल के आसपास। तो ये सारा मैप की सहायता से समझने के बाद में हम वापस इसको जूम आउट करते हैं। अब आपके लिए मैप वर्क रहेगा कि आपको
इंडिया के सारे जो पड़ोसी देश हैं उनको आप लोकेट करेंगे। मेजर स्टेट जैसे राजस्थान हो गया, आपका गुजरात हो गया, महाराष्ट्र हो गया, कर्नाटक हो गया, तमिलनाडु हो गया, केरला हो गया, ये सब चीज़ें आप मैप, जो पॉलिटिकल मैप होगा उसमें लोकेट कर कर ग्रुप में शेयर करेंगे। ये आपका होमवर्क हुआ। चलो इस मैप को समझने के बाद में हम चलते हैं अगली स्लाइड पर। ये आपके सामने एक चित्राकृति है। ये बेसिकली है एलोरा केव। एलोरा जो केव है हमारे महाराष्ट्र में, वहाँ की है। और ये जो एलोरा की केव है ये बनाई कैसे गई है, जो गुफाएं हैं, जो गुफाओं को काट कर और जो पत्थर होते हैं उन पर नक्काशी की गई है, उन पर क्या किया गया, आकृति बनाई गई है। तो इसमें दिखाया गया कि ये विष्णु के अवतार है, नरसिम्हा। ये किस तरह से एक आदमी को मार रहे हैं। और हमें जानने की बात यह है कि एलोरा केव का निर्माण करवाया गया था राष्ट्रकूटों के द्वारा। किसके द्वारा? राष्ट्रकूटों के द्वारा। और राष्ट्रकूटों का रीजन आप मैप में दर्शाना पूरा अलग कलर से करके। चलो ये समझने के बाद चलते हैं अगली स्लाइड पर। इस स्लाइड में हम एडमिनिस्ट्रेशन पढ़ेंगे, कैसे कैसे अलग अलग किंगडम जो थे उन्होंने किस प्रकार से एडमिनिस्ट्रेशन को अंजाम दिया। एडमिनिस्ट्रेशन का रूप ऐसा हुआ करता था कि जो उस समय के राजा हुआ करते थे या उस समय के जो सामंत अलग होकर राजा बनते थे वो अलग अलग टाइटल इस्तेमाल करते थे, अलग अलग टाइटल एडेप्ट करते थे। जैसे महाराजाधिराज, त्रिभुवन चक्रवर्तीन। त्रिभुवन चक्रवर्तीन का मतलब हो गया कि ग्रेट किंग, या आप ये मानो तीनों वर्ल्ड का राजा। तीनों वर्ल्ड का राजा, तीन जो लोग होते हैं उसका राजा, तीनों लोग का जो राजा होगा उसको बोलेंगे त्रिभुवन चक्रवर्ती। अब इनके एडमिनिस्ट्रेशन का पार्ट हुआ करता था कि अब राजा तो बन गया तो राजा को पावर भी तो मिलनी चाहिए। तो राजा जो अपनी पावर है वो कहाँ से ड्राइव करते थे? सामंतों से। उनकी पावर के सोर्स क्या होते थे? सामंत। अब आपको पता लग गया होगा कि सामंत से कैसे पावर मिलेगा, क्योंकि जैसे मानो ये इस रीजन का राजा हो गया तो इसके अंडर में जो सामंत होंगे वो इसको क्या क्या देंगे, गैस करो। यस, आपने अभी पिछली स्लाइड में मैंने आपको बताया कि ये इसको क्या क्या देंगे, इसको वेल्थ देंगे, गिफ्ट देंगे, मनी देंगे, इसके अलावा मिलिट्री सपोर्ट देंगे। तो हुआ कि नहीं हुआ इसका पावर का सोर्स। इसके अलावा सामंतों के अलावा और राजा कहाँ से पावर अपनी ड्राइव करते थे? पीजेंट, किसान वर्ग जो होता था। कैसे होंगे, गैस करो, किसान कैसे देंगे उसको पावर। इसके अलावा ट्रेडर्स, इसके अलावा ब्राह्मणों का बहुत बड़ा रोल होता था। ये 4-5 सोर्स हुआ करते थे जिससे किसी भी राजा को क्या मिलती थी, पावर मिलती थी। पीजेंट कैसे देंगे? आज के यदि कॉन्टेक्स्ट में हम देखें तो आज यदि हम हमारे देश की इकोनॉमी या हमारी सरकार को जो पावर मिलती है वो कहाँ से मिलता है? पीजेंट से। क्यों? पीजेंट यदि किसी प्रकार का अनाज वगैरह नहीं उगाएंगे तो जनता खाएगी क्या? तो ये भी किसी भी राजा के राज्य में बहुत बड़ी सहायता करते हैं। ट्रेडर्स बाहर की चीज़ों का व्यापार करेंगे, अंदर लेके आएंगे, एक्सपोर्ट इंपोर्ट करेंगे तो मनी रेवेन्यू जनरेट होगा, तो उससे राजा को मनी में सहायता मिलेगी। ब्राह्मण क्या करते थे? विभिन्न प्रकार की रिचुअल्स कराकर पब्लिक में किसी भी राजा की जो छवि है वो अच्छी बनाते थे लोगों में, ताकि लोगों में उसका विश्वास बना रहे। तो ये ब्राह्मणों का रूप हो गया। आगे एक सोर्स हुआ करता था टैक्सेज, इम्पोर्टेंट। पहले भी हमने डिस्कस किया पिछली क्लास में भी, टैक्स किस प्रकार से इम्पोर्टेंट हुआ करते थे। टैक्स किस से लेते थे? पीजेंट हो, कैटल कीपर्स यानी जो मवेशी रखते थे, आर्टिसंस, इन सब से, या ट्रेडर्स, इन सब से क्या लिया जाता था? टैक्स। और टैक्स का इस्तेमाल कहाँ किया जाता था? अपनी मिलिट्री के रख रखाव के लिए, उसके खाने के लिए, उसके बड़े बड़े महल निर्माण के लिए, और इसके अलावा बड़े बड़े टेम्पल बनाने के लिए। क्योंकि टेम्पल्स और फोर्ट जो होते थे वो किसी भी राजा की ग्लोरी के क्या होते थे? प्रतीक होते थे, उसके साइन होते थे। ऐसा बताया जाता है, स्टडी में ऐसा पता लगा है कि वहाँ 400 के लगभग टैक्स थे। उनमें से कुछ हम डिस्कस करेंगे। एक टैक्स हुआ करता था व्यक्ति। अब आपको नाम से ही लग रहा होगा, व्यक्ति जो है ये होगा आपका साउथ इंडियन टैक्स। साउथ इंडिया के जो राजा हुआ करते थे वो इस प्रकार के टैक्स लगाते थे। जैसे
कदमाई वेट्टी। वेट्टी टैक्स कैसा होता था कि इसमें किसी प्रकार का कोई धन नहीं लिया जाता था। वेट्टी टैक्स कैसा होता था, ऐसा नहीं है कि कोई जिसको ये टैक्स देना है वो राजा को ले जाकर कुछ कैश देगा, नहीं। इसमें होता क्या था, वेट्टी में कैसा होता था कि फोर्स लेबर हुआ करती थी। यानी कि वेट्टी टैक्स के अनुसार ये हो गया कि राजा का जैसे मानो कोई काम है, उसको करने के लिए हर परिवार से कोई व्यक्ति को आकर वहाँ काम करना पड़ेगा, श्रमदान करना पड़ेगा। इस प्रकार का ये क्या हुआ करता था, टैक्स हुआ करता था। ये जो रिसोर्सेज विभिन्न प्रकार से आते थे, मैं आपको बता चुका किस प्रकार से यूज करते थे। टेम्पल बनाएंगे, फोर्ट्स बनाएंगे, और किसी से दूसरे सामंत या दूसरे राजा से युद्ध होगा। युद्ध के दौरान हो सकता है कि ये यदि उनसे जीतें तो एक नई लैंड होगी, उसको अक्वायर करेंगे, वहाँ के रिसोर्सेज को अक्वायर करेंगे, फिर आगे इस तरह से अपना एक्सपेंशन करते थे। अब टैक्सेज जो हुआ करते थे, टैक्स को जरूरत पड़ेगी क्या करने की, कलेक्ट करने की। टैक्स कलेक्शन कोई तो करेगा, ये तो है नहीं कि अपनी मर्जी से लोग ले जाकर राजा को दे देंगे। तो टैक्स कलेक्शन करने के लिए जो फंक्शनरीज होते थे उनका रिक्रूटमेंट होता था, और इनका रिक्रूटमेंट भी कहाँ से होता था, इन्फ्लुएंशियल जो फैमिली होती थी। देखो ये स्पेलिंग मिस्टेक है ना, इसको एल कर लेना, जे को। इन्फ्लुएंशियल यानी जो प्रभावी परिवार होते थे, बड़े बड़े परिवार होते थे, बेसिकली वहीं से उनका रिक्रूटमेंट होता था। और कई बार तो हेरिडेटरी होता था। हेरिडेटरी मतलब वंशानुगत। जैसे मानो किसी राजा का दरबारी है, उसका बेटा ही दरबारी होगा। किसी राजा का एक दरबारी टैक्स कलेक्शन का काम कर रहा है तो उसका बेटा, फिर उसके बेटे का बेटा, ऐसे चलता रहता था सिस्टम। तो ये उस समय एडमिनिस्ट्रेशन का सिस्टम हुआ करता था। इस स्लाइड में हम देखेंगे प्रशस्ति के बारे में। प्रशस्तिज क्या होती थी, तो प्रशस्तिज हमने प्रीवियस क्लास में डिस्कस किया था। कौन सी प्रशस्ति हमने डिस्कस की थी प्रीवियस क्लास में, समुद्रगुप्त की प्रयाग प्रशस्ति। कौन सी, प्रयाग, याद आ रहा होगा आपको, प्रयाग। प्रयाग प्रशस्ति किसने लिखी थी, हरिसेन ने, हरिसेन ने लिखी थी। तो प्रशस्ति में होता क्या था ये हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, लेकिन फिर भी हम इसको थोड़ा सा जल्दी जल्दी डिस्कस कर लेते हैं। प्रशस्ति में होता क्या है, किसी भी राजा, जिस राजा के लिए ये प्रशस्ति लिखी जाएगी उसके गुणगान किए जाएंगे, उसकी अचीवमेंट के बारे में लिखा जाएगा कि इस राजा ने इतनी नहर बनवाई, इतने युद्ध किए, इतने इसने दान किए, इतने इसने मंदिर बनवाए। ये सब चीज़ें कहाँ लिखी होती हैं, प्रशस्ति में। तो हम एक लाइन में यदि बोलें तो प्रशस्तिज कंटेन्स डिटेल्स ऑफ रूलर एज वेलियंट, विक्टोरियस, वेरियस और अचीवमेंट, वेरियस अचीवमेंट्स। तो ये सब चीज़ें उसमें लिखी होती हैं। तो आपको प्रशस्ति पता लग गया। प्रशस्ति मतलब गुणगान करना, प्रशंसा करना किसी भी राजा की। और प्रशस्ति लिखी किसके द्वारा जाती थी, जैसे मानो कोई ए राजा है तो इसका कोई दरबारी होगा, दरबारी कवि, वो लिखेगा प्रशस्ति। तो ये पता हुआ। एग्जाम्पल हम डिस्कस करते हैं। समुद्रगुप्त के बारे में हम प्रीवियस क्लास में पढ़ चुके हैं। गुप्त वंश का सम्राट था ये, और इसने अपनी प्रशस्ति लिखवाई। इसके अलावा प्रशस्ति अशोक की भी थी, लेकिन ये सबसे इम्पोर्टेंट थी। नागभट्ट, गुर्जर प्रतिहार वंश का एक राजा था नागभट्ट, इसकी एक प्रशस्ति मिली है संस्कृत में लिखी हुई। वहाँ पहले बेसिकली यही लैंग्वेज चलती थी ना, संस्कृत। तो संस्कृत में लिखी हुई प्रशस्ति मिली है कहाँ, मध्य प्रदेश में ग्वालियर। आप लोकेट करेंगे ग्वालियर को, है ना, ग्वालियर। ग्वालियर के पास इसकी नागभट्ट की एक प्रशस्ति मिली है। नागभट्ट गुर्जर प्रतिहार वंश का एक प्रमुख, विख्यात, बहुत अच्छा राजा था, बहुत अचीवमेंट थी उसकी। राजतरंगिणी, राजतरंगिणी किसके द्वारा लिखी गई थी, कल्हण, कल्हण एक कवि हुआ करते थे, किसके, कश्मीर के राजा के। और राजतरंगिणी में कश्मीर में प्रशासन कैसा था, कश्मीर में कैसी व्यवस्थाएं थी, ये सारी राजतरंगिणी में आपको देखने को मिलेंगी, जो किसने लिखी थी, कल्हण ने। और अधिकतर ये हुआ करता था कि जितनी भी प्रशस्ति हुआ करती थी वो लिखेगा कौन, पढ़ा लिखा आदमी। तो पढ़े लिखे आदमी कौन हुआ करते थे उस समय, ब्राह्मणाज। तो ब्राह्मणों के द्वारा ये लिखा जाता था। और इसके अलावा जब ब्राह्मण किसी राजा के गुणगान करेंगे या किसी राजा के प्रशंसा में कुछ लिखेंगे तो उनको क्या दिया जाएगा, रिवार्ड। और रिवार्ड में क्या 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 दिया जाता था उनको, कुछ कैश प्राइज, और ज़्यादा तो दिया जाता था उनको लैंड। जैसे मानो ये पूरा, एक मिनट, मानो ये पूरा रीजन है, इसका राजा ये यहाँ है, इसकी प्रशंसा में किसी
ब्राह्मण ने प्रशस्ति लिखी तो उसको इस कोने में या इस कोने में या इस कोने में कहीं भी जमीन कैश वगैरह दे देगा, तो इस पर पूरा अधिकार उस पर्टिकुलर व्यक्ति का रहेगा जिसको राजा ने ये रिवार्ड की है। अब इससे जो रेवेन्यू होगा उस पर किसका अधिकार होगा? उस आदमी का। और उस समय ये प्रथा हुआ करती थी कि राजा ने यदि किसी को कोई रिवार्ड दिया तो उस भूमि पर किसी प्रकार का कोई टैक्स नहीं लगता था। ठीक, तो ये सब चीज़ें इसमें हुआ करती थी। तो अब मैं आपको अगली स्लाइड में कुछ प्रशस्ति का रूप दिखाता हूँ कि प्रशस्ति कैसे हुआ करती थी, प्रशस्ति कैसे लिखा करते थे ना। ये देखो प्रशस्ति कैसे लिखा करते थे, ये देखो बना रखे हैं अलग अलग, इन पर राजा के गुणगान हुआ करते थे। ये किसका है? स्टील का हो सकता है या किसी लोहे का हो सकता है, कॉपर का हो सकता है, कॉपर प्लेट हो सकती हैं। तो इन पर रिकॉर्ड करते थे राजा अलग अलग चीज़ें। ये देखो यहाँ भी राजाओं के बारे में कुछ उनके गुणगान लिखे जाते हैं, उनकी उपलब्धियों का वर्णन किया जाता है। प्रशस्ति ऐसे भी लिखी जाती हैं। तो ये सारी प्रशस्तियों के क्या है? उदाहरण है। तो आप अपनी नोटबुक में प्रशस्ति, कोई भी एक प्रशस्ति का क्या बनाएंगे? चित्र बनाएंगे और फिर उसको ग्रुप में शेयर करेंगे। तो आज के इस वीडियो के पार्ट 1 में, ये पार्ट 1 है, इसमें हमने आज डिस्कस किया कि 7th सेंचुरी के पहले कौन कौन सी मेजर डायनेस्टी हुई, उनके बारे में हमने डिस्कस किया। उनका थोड़ा सा विवरण आप देंगे, लिखेंगे अपनी नोटबुक में। इसके बाद में 7th सेंचुरी के बाद में कौन कौन सी मेजर डायनेस्टी हुई उनको आप मैप पर दर्शाएंगे विभिन्न कलर की सहायता से। इम्पोर्टेंट, उनमें आप दर्शाना चौहान को दर्शाना, तोमरों को दर्शाना, गुर्जर प्रतिहार को दर्शाना, राष्ट्रकूटों को दर्शाना, चेर, पांड्य, आपके चोल हो गए, पाल हो गए, चंदेल हो गए, इन सबको आप उसमें दर्शाएंगे। फिर उसके बाद में हमने देखा कि किस तरह से राष्ट्रकूटों का उद्भव हुआ। एलोरा गुफा की लोकेशन, एलोरा जो केव्स हैं उनकी लोकेशन आप दर्शाएंगे। तो ये आपका होमवर्क होगा। ये सब चीज़ें एडमिनिस्ट्रेशन का एक रूप लिखना कि किस तरह से एडमिनिस्ट्रेशन चलाया जाता था, राजा को कहाँ से पावर मिलती थी, किस तरह से टैक्स का प्रारूप हुआ करता था, टैक्स को किस प्रकार से यूज किया जाता था। यदि राजा किसी से युद्ध करता था तो उस दौरान जो प्लंडर में जो भूमि वगैरह या जो वेल्थ मिली उसका एक्विजिशन कैसे होता था, ट्रेड रूट्स को कैसे यूज करते थे, ये सब चीज़ें हमने इसमें डिस्कस की। अब अगले वीडियो में हम इसके अगले पार्ट को डिस्कस करेंगे। थैंक यू फॉर डिस्कशन।